तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने दोस्त द गुजर बॉय पवन नागर का। पवन भाई स्वागत है ऑटो इन्फोटेक में। थैंक यू। इनका एक बहुत ही प्यारा चैनल है नागर साहब करके, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, उसमें कुछ वीडियोस वगैरह डालनी होगी जब आपने ये बाइक ली है तो। अभी तक मेरे चैनल का नाम है नागर साहब, जैसा कि साहब ने बता ही दिया। इनका चैनल बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मेरे चैनल पे आपको देखेंगे मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में, इधर उधर एक्सप्लोर करूँगा उसके बारे में। तो ज़्यादा मेरे बारे में बात ना करते हुए बाइक के बारे में बात करेंगे, सर से बात करेंगे। और मैं सर का बड़ा थैंकफुल हूँ कि सर ने मेरे को अपने चैनल पर बुलाया। मुझे बहुत मज़ा आता है इनकी वीडियो देख के। अब चलिए शुरू करते हैं बाइक से। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ कि रॉयल एनफील्ड के इस दुनिया में, जहाँ पे रॉयल एनफील्ड का क्लासिक रेट्रो बाइक्स में बात करूँ तो 92% शेयर है, आप ट्रायम्फ की तरफ कैसे चले गए? टू बी वेरी ऑनेस्ट है क्या कि आजकल ना रोड पे सबसे ज़्यादा रॉयल एनफील्ड दिखती है। जहाँ भी देखो मेरे को हंटर दिखती थी, रॉयल एनफील्ड दिखती थी, मतलब मिट्योर दिखती थी। तो मेरे को उस चीज़ में जाना ही नहीं था, मेरे को कुछ नया ट्राई करना था। और क्वालिटी अगर मैं बात करता हूँ, क्वालिटी एस्पेक्ट को लेके, तो मेरे को क्वालिटी बहुत शानदार लगी। एक तो ये थोड़ी सी ऊँची है, इंडिया के रोड के हिसाब से ना बाइकें हो या गाड़ियाँ ऊँची होनी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने टाइम की तरफ गया। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऊंचाई से बात करूँ, इसकी सैडल हाइट जो है, जो सीट हाइट है, वो लगभग 835 mm है। हिमालयन की 825 है, ये उससे भी 10 mm ज़्यादा है। तो आपको दिक्कत नहीं होती इसको चलाने में? ऐसे नहीं लगता लटक के चल रहे हो? मैं सर बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी इसको लेने से पहले। मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया था कि मेरे को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हंटर की हाइट ना बहुत कम है और मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 5.5 फुट के आसपास। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो ये परफेक्ट नहीं है, मेरे लिए बहुत ऊँची पड़ती है। हाँ, हंटर मेरे लिए सही पड़ती थी, बट उसके अंदर रेडिएटर नहीं था, हीटिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता था। तो ये एक और प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर रेडिएटर है और हीटिंग का इतना ज़्यादा ऐसा कोई इशू नहीं आता। तो मेरे को एक बस ये है कि चलो कोई बात नहीं, ऊँची है, डर के आगे जीत है, थोड़ा बम उठा के चल लेंगे। मगर हाँ, राइडिंग इसकी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब हाइट इतनी ऊंची होने के बाद भी आप कंफर्टेबली जिसको चला सकते हो, इसको मेंटेन कर सकते हो। तो क्योंकि ये एक ओनरशिप रिव्यू है, मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये बाइक जो है 398 सीसी का इंजन लेके आती है, जो कि लगभग 40 bhp की पावर, 8000 RPM पे और 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। इतना बताना मेरे को आपके लिए ज़रूरी था। उसके बाद इसमें डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट है और ये इंजन जो है लिक्विड कूल्ड है। आपको हीटिंग के इशूज़ आप गर्मियों में चलाएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर इसमें जैसे फीचर्स की बात करूं तो आपको मतलब कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो लगते हैं कि हाँ जी बड़ा मज़ेदार हैं, या रॉयल एनफील्ड या किसी और क्लासिक रेट्रो बाइक से अलग है? इसकी राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है राइडिंग पोस्चर। अगर आप लंबे टूरर हो, बाइक राइडर हो, तो राइडिंग पोस्चर सबसे ज़्यादा मेंटेन, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मेंटेन करने के लिए सही है। दूसरा, इसके अंदर ना आपको सीटेबल ABS मिल जाता है, बट इसमें ये ऑप्शन बड़ा, मतलब मैं इसका एक माइनस पॉइंट ही बोलूँगा। इसमें क्या है ना, स्विचेबल जो ABS है, वो दोनों जो टायर है वो एक बार में ऑफ हो जाते हैं, एक बार में ऑन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप स्विच कर सकते हो फ्रंट टायर रियर पे, फ्रंट टायर रियर पे, तो ऐसा है। और दूसरा ट्रैक्शन कंट्रोल है इसके अंदर। आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस बाइक में अपसाइड डाउन फोक्स आते हैं और वो भी गोल्डन कलर के, आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार लगते हैं। इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे जाने के पहले फिर से एक बार बता देता हूं कि मई के महीने में अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं उन्हें एक गिव अवे दूंगा, अपनी तरफ से कोई गिफ्ट दूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके मुझे ये लिखना है कि आपको ऑटो इन्फोटेक क्यों पसंद है, या फिर आप चाहें तो इसी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको ऑटो इन्फोटेक क्यों पसंद है। एक बात बताओ पवन भाई, ये ली कितने की थी आपने? देखो सर, है क्या, सबसे पहले लेने से पहले मैं बताऊंगा प्राइस से पहले कि आपको इस बाइक में मिलता क्या क्या है। आप इस सेगमेंट में कोई और बाइक लोगे तो उसमें आपको ना बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, एसेसरीज नहीं मिलती। इसमें बस एक चीज़ नहीं मिलती आपको जब आप खरीदते हो, तो वो है मेन स्टैंड। बेसिकली ये वेरिएंट ही एक स्क्रैम्बलर है, स्क्रैम्बलर के अंदर मेन स्टैंड आता नहीं है। इसमें आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है। ये आपको गार्ड मिल जाता है और जो भी आपको दिख रहा सब कुछ मिल जाता है। मैंने अलग से क्या लगवाया वो मैं बता देता हूँ। मैंने अलग से इसमें लगवाया वाइज़र की सारी माउंटिंग इसको लगाने के लिए। दूसरा ये मड गार्ड, तीसरा ये इंजन गार्ड। तो ऑलमोस्ट इन सारी, और ये टैंक पैड बेसिकली मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया था। इसकी कॉस्ट आती है 300 रुपये। तो ओवरऑल अगर ये सारी एक्सेसरीज लगवाना चाहते हो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी एक्सेसरीज लगवाने के बाद बाइक की लुक्स कुछ और ही हो जाती है। टोटल कॉस्ट आती है इन सारी एक्सेसरीज की ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास। तो मेरे को ऑन रोड, मतलब ये सारी एक्सेसरीज हटा के फरीदाबाद से ये पड़ी थी 3,20,000 के आसपास। तो 3,20,000 रुपये में मैंने 10,000 की इसमें एक्सेसरी लगवाई। एक्सेसरी लगवा के मेरे को 3,30,000 की पड़ी है ये बाइक। और एक जो शिकायत रहती है रॉयल एनफील्ड फैंस को, वो रहती है वाइब्रेशंस की। तो वाइब्रेशन के इसमें क्या हाल है, मतलब आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा सब कुछ अच्छा है। आप जैसी इसको 80 या 100
किलोमीटर से ऊपर लेके जाते हो तो हल्की वाइब्रेशन आपको इसमें भी फील होती है। मतलब इन सेगमेंट में दो इश्यूज होते हैं, एक तो वाइब्रेशन का, दूसरा हीटिंग का। वाइब्रेशन है, मैं नहीं कहूँगा वाइब्रेशन बिल्कुल जीरो है, वाइब्रेशन है बट इतनी नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो इजीली, मतलब कंफर्टेबली राइड कर सकते हो, लॉन्ग टूर पे जा सकते हो। तो आप इससे लॉन्ग टूर पे कहीं गए हो? मैंने पहली राइड मारी थी पानीपत की, ऑलमोस्ट ज़्यादा दूर नहीं गया था मैं, 150-200 किलोमीटर एक ही दिन में चलाया था मैंने जी। और वो मैं अपनी वाइफ के साथ ही गया था। और सच में बता रहा हूँ, मैं ही नहीं, मेरी जो पैसेंजर से मेरी वाइफ थी वो भी बड़ी खुश थी, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा बीच में रास्ता कच्चा आता है जी। तो गाड़ी बड़ी स्मूथली, बड़ी मतलब प्यार से निकल गई। सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है इसके। तो ये सीट जो है इसका कंफर्ट आपको मतलब कुल मिला के सही लगा है? मतलब बैक पेन वगैरह या कुछ कहें तो वो सब चीज़ें सर नहीं मैं हैं? सच बता रहा हूँ, सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप एक बार में जनरली क्या है ना, कोई भी मोटो व्लॉगर होता है या कोई भी बाइक राइडर होता है, वो इंटरवल लेता है लंबे टूर के लिए कम से कम 100 से 150 किलोमीटर के बीच में। मैं सच बता रहा हूँ, इस पे बैठ के आप 300 किलोमीटर में निकल जाओगे ना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे भी शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। मेरे बम को कोई दुख नहीं हुआ, सच में मेरे को बम को गम नहीं हुआ। बम को गम नहीं हुआ, मेरी बम एकदम खुश थी, हंस रही थी। एक चीज़ मैंने और देखी है इस बाइक में, जब ये स्टार्ट होती है ना, जैसे रॉयल एनफील्ड के ये शीशे वगैरह बहुत वाइब्रेट होते हैं, इसमें वाइब्रेशन मैंने देखी नहीं है सर ज़्यादा। देखो, एक और पॉइंट निकल गया, आपसे बात याद आई। इसकी जो फर्स्ट सर्विस होती है वो 1000 किलोमीटर होती है, मगर मैंने 650 किलोमीटर के आस पे करवा दी थी। पहली सर्विस से पहले मेरे को इशू ये आ रहा था, इसके इस वाले शीशे पे वाइब्रेशन बहुत कम थी, इस वाले शीशे पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी। मे भी हो सकता है थोड़ा सा लूज हो, बट मैंने सब कुछ करके देख लिया था मेरे एंड पे कि टाइट है, वो बहुत टाइट था। मैंने उनको जाके बताया भी, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्या आपको सेट किया। अब दोनों में कोई वाइब्रेशन नहीं है, बड़ा इजीली क्लियर व्यू दिखता है मेरे को, पीछे का रियर व्यू। तो पहली सर्विस भैया ने करवा ली है, और पहली सर्विस जो है भैया उसका कीमत जो है, देखिए हाथी पालना कोई आसान काम तो है नहीं, हाथी पालोगे तो फिर उसको खिलाना भी ज़्यादा पड़ेगा। खिलाने से याद आया कि माइलेज भी पूछनी है भाई से, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं कि पहली सर्विस जो कि सामान्यतः फ्री सर्विस ही होती है, उसकी कॉस्ट कितनी आई आपको? सर्विस कॉस्ट आई थी मेरी ऑलमोस्ट 2200 के आसपास, 2200 रुपये। 2200 रुपये, 2200 रुपीज़। तो ये 2200 रुपये के आसपास मेरे को ये सर्विस कॉस्ट आई थी। मैंने पूछा भी था ऐसा क्या है, तो उसने कहा फिल्टर वगैरह चेंज हुए हैं, कुछ इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ है। देखो सर, है तो इंडियन नहीं है, तो बाहर की, भली बजाज की प्लेटफॉर्म पे बन रही हो, इसके सारे पार्ट्स ना अभी इम्पोर्टेड ही है, तो इसमें इसलिए मैं भी शायद सर्विस कॉस्ट इतनी हाई है, क्योंकि वो सारे पार्ट्स, लेबर कॉस्ट नहीं लगी इसमें, क्योंकि फ्री सर्विस थी। इसमें एक क्लॉस है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, आपके व्यूवर्स को। ये चैनल साहब का इसीलिए बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि इसमें बहुत क्लियर पिक्चर आपको मिलती है। ट्रम्प वाले बोलते हैं पहली सर्विस 1000 और दूसरी सर्विस 16000। भैया ये नॉर्म्स होते हैं यूके और यूएस के स्टैंडर्ड, इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। मैं आपको बता दूं, इतना पोल्यूशन, इतना डस्ट, थोड़ी बारिश होती है तो दुनिया भर का पानी इकट्ठा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ 3000 किलोमीटर के बाद आप अपने एयर फिल्टर चेंज करवा लें, अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए तो। हम इंडिया में रहते हैं भाइयों, इंडिया की बुराई नहीं कर रहा मैं, बट मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। देखिए ये बात मैं भी मानता हूँ कि मतलब 15,000 का जो सर्विस इंटरवल है वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब कंपनी कह रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे बड़ा इंजीनियर हूँ या उनकी R&D टीम से बड़ा हूँ। अगर कंपनी को इतना विश्वास है और आपको लगता है कि आपकी बाइक सही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक चीज़ सर आपने बताई थी ना कि साइड स्टैंड कुछ, हाँ एक और चीज़ मिस हो गई। जब मैंने नई ली थी पहली सर्विस से पहले, अभी ये साइड स्टैंड पे खड़ी है। पहली चीज़ तो साइड स्टैंड पे ऐसी खड़ी रहती है, लगता है जैसे मिनी स्टैंड पे खड़ी है। हाँ बिल्कुल। अभी क्या है ना, सेल्फ लेता हूँ ना मैं, तो सेल्फ ले लेगी। पहले क्या था, साइड स्टैंड पे लगी हुई है ना गाड़ी, चाहे आप न्यूट्रल कर लो, चाहे आप गियर में लगा लो, ये सेल्फ लेगी ही नहीं। तो अभी मेरी रिसेंटली बात भी हुई है सर्विस वालों से, कहता है, वो कह रहे थे कि सर इसमें भी शायद कुछ एरर आया हो, मैं इसको रिजोल्व कर देंगे। मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा, अब हम जैसे बंदों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हम है वर्किंग आदमी, तो सैटरडे संडे या संडे मिलता है हमें, और वो संडे हमें सर्विस सेंटर जाना पड़े इतनी दूर, 30-40 किलोमीटर, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से इसका सर्विस सेंटर पड़ता है ओखला या द्वारका या फरीदाबाद, तो वो भी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर मिनिमम पड़ता है, तो इतनी दूर मैं नहीं जा सकता। तो ये चीज़ मेरे को गलत लगी, या तो आप अपना सर्विस का बंदा भेजो यहाँ पर चेक करवाए। रॉयल एनफील्ड इसीलिए शायद एक कारण है कि शायद ज़्यादा बिकती है पवन भाई, क्योंकि उसके लिए आपको है ना 30-30, 40-40 किलोमीटर नहीं जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इतने बड़े ब्रांड हो और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये बेसिक चीज़ें जो है ना वो छूटनी नहीं चाहिए। हर कंपनी में एक SOP होता है, हर प्रोसेस का एक SOP होता है। हर कंपनी अपने टेक्नीशियंस को ये बताती है कि भैया ये चीज़ें आपको चेक करनी है, आप वो सारी चीज़ें चेक करके देते हो, और उसके बाद इतना बड़ा मिस आप कैसे कर सकते हो? मतलब ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है मेरे हिसाब से। मैं पवन भाई से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, पूरा इंडिया जानना चाहता है इसे, कितना देती है? अगर आप देने पे आओगे तो भैया ये बाइक नहीं ले पाओगे।
मैं सर बता रहा हूँ आपको, मैंने इसकी एक्चुअल जो माइलेज चेक करी है, सिटी में आपको 25 की एवरेज देगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी भाइयों, मैं सर बता रहा हूँ। और हाईवे पे चलाओगे तो 30-31 की एवरेज दे देती है। हाँ, इसमें दिखाता है आपको, तो माइलेज दिखाता है इसके अंदर 30-31 40 भी दिखाता है, 45 भी दिखाता है, वो गड़बड़ है, वो सही नहीं है। एक्चुअल कुछ टैंक टू टैंक मतलब इतनी है। हाँ, टैंक टू टैंक वो मैक्सिमम 30-31 की एवरेज पकड़ लो आप इसकी हाईवे पे। ये तो हो गई ओनर से बातचीत। आगे के जो टायर है बता देता हूँ, 19 इंच के हैं, 100/90 सेक्शन के, और जो पीछे के टायर्स हैं 140/80 17 इंच के, दोनों रेडियल टायर्स हैं। पहली चीज़ तो ये। इंजन की बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाऊंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हो बीच में। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो कैसा है, और टैंक जो है 13 लीटर का टैंक है। तो ये सारी है मोटी मोटी चीज़ें। इस बाइक को एक बार चलाएंगे भी, देखेंगे कि कैसा फील है इस बाइक का। तो मैं आपको पहले एक मोटा मोटा इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ, फिर इस बाइक को चला के देखते हैं। अब सबसे पहले जिसका आप वेट कर रहे थे वो मैं आपको सुना देता हूँ। पवन भाई से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार इसका आवाज़ सुनाई जाए, एग्जॉस्ट नोट। ऐसा कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट है। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो है थोड़ा सा रेविंग टाइप का इंजन है, जो फन लविंग इंजन होते हैं ना, वैसे टाइप का है। आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो कुछ ऐसा ये वेलकम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड स्टैंड लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। यहाँ पर आपको एक आई बटन देखने को मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे स्विच करके जो चीज़ें हैं वो सारी देख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसे ओडोमीटर है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, टाइम वगैरह, किलोमीटर पर लीटर, इंस्टेंटेनियस माइलेज कितनी है, ट्रिप में कितनी माइलेज दी है इसने, जैसे अभी 31 दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको वाइब्रेशन डैम्पिंग का रॉड देखने को मिलेगा, जिससे आपके वाइब्रेशंस जो हैं वो और ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएंगे तो आपको इसके स्विचेस की क्वालिटी जो है ठीक ठाक मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जो है इसमें, इतनी महंगी बाइक होने के बावजूद भी, लगभग 3.25 लाख की बाइक है, इसमें इल्यूमिनेशन नहीं है। ये चीज़ जो है मेरे को थोड़ा लगा कि भाई इस पे काम किया जा सकता है। बजाज पल्सर 150 सीसी की बाइक है, उसमें भी इल्यूमिनेशन आता है, तो यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए। वाइब्रेशन की बात कर रहा था मैं, शीशे पे आती है कि नहीं, तो आप देख लीजिए। देखिए मैं इसको रैप कर रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं भी कोई वाइब्रेशन नहीं दिखेगी, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है इस बाइक की। LED मिलता है आपको, हेडलाइट, टेल लाइट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा साइड लुक ऐसा है, ये देख लीजिए। अब सीट हाइट की मैं बात करूं तो सीट हाइट देखिए मेरे जैसे के लिए कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ये हूं मैं 5 फुट 6.5 इंच का, और मेरे दोनों पैर बड़ी मुश्किल से टच हो रहे हैं, मतलब सिर्फ टो ही टो हो रहे हैं, वो भी मैंने जूते थोड़े ऊंचे से पहने इसलिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप थोड़ा लेजर वाले ड्राइवर हैं, जिसको मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ ताम झाम नहीं चाहिए, तो आपके लिए ये बाइक शायद ना हो। बट जो आप इस पे राइडिंग पोस्चर जो आपका रहता है, वो अगर आपको मैं साइड से दिखाऊं तो आप देखिए थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का राइडिंग पोस्चर है। आप ज़्यादा झुकते भी नहीं हैं, ज़्यादा अपराइट भी नहीं रहते, हल्का सा लीन रहते हैं थोड़ा सा। और इससे होता ये है कि बेसिकली आपको अगर एडवेंचर्स वगैरह करने हैं ना इस बाइक से, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब रियर सेट फुट पैक्स होते हैं तो आपके लिए सैडलिंग करना ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे फुट पैक होगा तो आप खड़े नहीं हो पाओगे बाइक पे, लेकिन यहाँ पे होगा तो आपको अगर ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी है। चलिए बाइक को चला के देखते हैं एक बार, आओ। तो अब हम चलाने जा रहे हैं बाइक को। ये लिया हमने सेल्फ। जो पहली बात करूँ ना, तो अगर भाई साहब इस बाइक की जो सबसे अच्छी खूबी है वो है इसकी परफॉर्मेंस। अब देखिए मैं 5वें गियर में आ चुका हूँ, 80 की स्पीड पे हूँ, और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस बाइक में। अब बात करें इस बाइक के एक एक फीचर की, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बाइक जो है वो सच में परफॉर्मेंस पैक्ड है। मतलब जैसे रॉयल एनफील्ड की हिमालयन है, जो सोच के उसे बनाया गया है, वैसे ही सोच के इस बाइक को भी बनाया गया है। तो ये चीज़ जो है इस बाइक में काफ़ी अच्छी है, और इसकी मैं तारीफ़ भी करता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके क्लच की, तो इसका क्लच जो है वो सुपर लाइट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब पता भी नहीं चलता कि आपने इसका क्लच कब दबाया, तो मतलब आपको कहीं से भी क्लच को ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करूँ गियर की, गियर बॉक्स की, गियर शिफ्टिंग की, तो गियर जो है मेरे को थोड़े से कम स्मूथ लगे हैं, जितने की मतलब मुझे मेरी मीटियोर में लगे उससे थोड़े कम स्मूथ लगे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि ये गियर जो है वो कहीं से भी ख़राब है, मतलब आपको मज़ा आएगा। जो सबसे अच्छा फन फैक्ट है इस बाइक का, जो सबसे अच्छा पार्ट है इस बाइक का, वो है इसका परफॉर्मेंस। भाई साहब अभी देखिए मैं हूँ
5th गियर में। इन गियर एक्सेलरेशन आपको दिखाता हूँ, 60 की स्पीड पे हूँ लगभग, और देखिए ये 100 टच कर गई। तो ये जो चीज़ है ना इस बाइक की वो काफ़ी शानदार है, मतलब मुझे काफ़ी मज़ा आता है ये चीज़ देख के। तो अगर आपको मतलब एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपकी हाईवे क्रूजिंग में ना आपको मज़ा दे, तो ये बाइक सच में आपको पूरा मज़ा देने वाली है। बात करूं आपके राइडिंग पोस्चर्स की तो मैं पहले ही बता सकता हूँ, ना ज़्यादा आप फॉरवर्ड बैठते हैं ना ज़्यादा आप पीछे बैठते हैं, एकदम प्रॉपर जो बोलते हैं जैसे कम्यूटिंग पोजीशन उसमें बैठते हैं। और मीटियोर 350 के बाद मैं जो इस बाइक को चला रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं काफ़ी ऊंचाई पे बैठा हूँ, जैसे एक सीडैन चलाने के बाद जैसे एक आप एक SUV चलाते हैं, कुछ वैसा फील आ रहा है। मैनेवरेबिलिटी की बात करूँ तो मैनेवर करना इस बाइक को काफ़ी आसान है, क्योंकि इसका वज़न जो है वो लगभग 180-85 किलोग्राम के आसपास ही है। तो आपको मैनेवर करने में इस बाइक को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग एक बार टेस्ट करते हैं। अभी हम इसको लेके चलते हैं 60-70 की स्पीड तक और ब्रेक लेते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया कमांडिंग ब्रेकिंग है, मतलब आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपना कंट्रोल जो है वो कहीं से भी लूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। बात करें इस बाइक में टायर के ग्रिप की और सस्पेंशन की, तो मुझे जितना चला के लग रहा है मतलब काफ़ी बढ़िया है। सीट की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, मतलब आपको मज़ा आएगा, मतलब सॉफ्ट नहीं है और एकदम हार्ड भी नहीं है। तो जो लॉन्ग हाईवे क्रूजिंग वगैरह करनी है आपको, उसमें आपके बम को गम नहीं होगा, जैसे पवन भाई ने बताया था वो चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और अगर मैं बात करूँ कि गियर शिफ्ट वगैरह कैसे होंगे, तो आप देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, चौथे गियर में हूँ, इसको लेके आते हैं 20 की स्पीड पे, और यहाँ से अगर मैं इसको पुल करूँ तो ये स्टॉल हो रही है। मतलब क्योंकि ये बाइक जो है टॉर्क उतना ज़्यादा नहीं है, पावर इसमें ज़्यादा है, तो इस वजह से ये चीज़ जो है आपको देखनी पड़ेगी कि आपके जो गियर शिफ्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होने चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो बाइक्स होती हैं ना ये बनी होती हैं एडवेंचर्स के लिए। आपको स्पीति वैली जाना है, आपको लेह लद्दाख जाना है, आपको इधर उधर जाना है, वहाँ पे ये बाइक्स आपको पूरा मज़ा देने वाली है। हेडलाइट थ्रो की बात करूँ तो हेडलाइट थ्रो अगर आपको इसको बाहर वगैरह लेके जाना है तो मुझे लगता है कि आपको अलग से हेडलाइट इसमें लगवानी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये जो लाइट्स होती हैं जो ब्रांड्स देते हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो रोड की रेगुलेशंस हैं उन्हें भी फॉलो करना होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा ब्राइट लाइट दे नहीं सकते। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। अब मेरे साथ पवन भाई जो हैं वो पिलियन वो भी बैठे हुए हैं, एक बार देखिए आप कितना मज़ा आता है। तो रेड लाइन तक एक बार पुल करते हैं, ये रेड लाइन तक पुल हुई। भाई साहब बाइक को चलाने का जो मज़ा है ना अल्टीमेट है, मतलब आपको पूरा मज़ा देगी ये बाइक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि अगर आपको ये बाइक लेनी है तो ये सच में आपको रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा मज़ा देगी, अगर आपको इसको परफॉर्मेंस के लिए लेना है तो। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको एक बाइक ऐसी लेनी है जो एकदम हट के हो और मतलब कॉमन ना हो, तो भी आप इस बाइक को ले सकते हैं। एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है इसकी सीट हाइट, क्योंकि पवन भाई जो हैं 5.5 फुट के हैं, जज्बा है तो चला सकते हैं। तो इसको एक बार जब आप अपने अंदर ले आएंगे, मतलब कहें तो आपके नीचे ये बाइक होगी और ये मोशन में होगी, तो आपको कहीं से भी कंट्रोल और कमांड में कोई दिक्कत देने वाली नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छी है इस बाइक की। तो मतलब कुल मिला के कहूँगा, अगर आपको एक कॉमन बाइक नहीं चाहिए ना तो आप इस बाइक को लीजिए, आपको स्वाद देने वाली है ये। नीचे चलते हैं और एक बार इसके बारे में बात करते हैं कि कैसी लगी ये बाइक मुझे। तो भैया बाइक तो मैंने चला ली, आपको अपना वर्डिक्ट दे देता हूँ कि ये बाइक कैसी है, किन के लिए है, क्या नहीं। एक एडवेंचर टूरिंग बाइक अगर आपको चाहिए और आप रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक नहीं लेना चाहते, जैसे हिमालयन नहीं लेना चाहते या फिर कोई और आपको पसंद हो वो नहीं लेना चाहते, तो आप ट्रायम्फ की ये बाइक ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो ट्रायम्फ को भी सुधारने की ज़रूरत है, जैसा कि एक सर्विस का जो एक्सपीरियंस है पवन भाई का, उसको सुधारने की ज़रूरत है ट्रायम्फ को। इतनी महंगी बाइक है तो इसमें इल्यूमिनेटेड कीज़ होनी चाहिए, मुझे जो लगता है। बाकी इस बाइक में आपको हीटिंग का कोई इशू नहीं मिलेगा, वाइब्रेशंस के कोई इशू नहीं है। हाँ, जब आप एक सर्टेन लिमिट पार करेंगे 100 के बाद
तो आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस महसूस होंगी, बट आपको मैं पहले भी इस पिछली वीडियो में मीटियोर की बता चुका हूँ कि इतनी भारी बाइक जब आप चला रहे हो ना तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस होनी भी चाहिए। पता कैसे चलेगा, आप हाथी पे बैठो। बाल ख़राब हो गए हैं, हेलमेट लगाया हुआ था इसलिए, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये बाइक जो है हर उस आदमी के लिए है जो अपार्ट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है। मैं इस बाइक को ज़रूर रिकमेंड करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते फिर से वही बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।